हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम मैटर की जो लिक्विड स्टेट है उस लिक्विड स्टेट से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस की बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैटर की द्रव्य अवस्था से संबंधित जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं यूपीएससी की परीक्षा से लेकर और एनटीपीसी, रेलवे और पुलिस, एसएससी वगैरह की परीक्षा में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर या दाब। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है P = F/A, यानी जो दाब होता है वो फोर्स यानी बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया यानी क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब इसको हम सिंपल तरीके से एक समझ लें कि जैसे मैं ये आपके सामने स्टैंडिंग पोजीशन में हूं, तो इस स्टैंडिंग पोजीशन में मेरी पूरी बॉडी का भार मेरे पैरों के ऊपर है, जो मेरे पैर जमीन से टच हैं उनके ऊपर है, यानी एरिया इसका जितना है पैरों का, तो फोर्स उतने का उतना ही है। अब अगर मैं बैठ जाऊं तो बैठ जाऊंगा तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ जाएगा तो P क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मैं लेट जाऊं तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो सरफेस एरिया है और ज्यादा बढ़ जाएगा तो P क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है। मेरे अंदर जो फोर्स है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरे अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पृथ्वी मुझे जो खींच रही है अपनी तरफ, वो तो इक्वल खींचेगी, चाहे मैं बैठूं या लेटूं या खड़ा रहूं। लेकिन खड़े होने पर जो मेरा एरिया है वो केवल पैरों के नीचे का है, बैठने पर ये मेरा पूरा एरिया बढ़ गया और लेटने पर एरिया और ज्यादा बढ़ गया। तो P के मान में क्या आता रहेगा, डिफरेंस आता रहेगा। एक बार एसएससी के सीजीएल का क्वेश्चन भी आया था कि एक बलून है, उस बलून के ऊपर अगर हम निडल को लेटी हुई अवस्था में रखते हैं तो बलून नहीं फूटता, लेकिन अगर हम उस निडल को सीधी करके इस तरह से नोक की तरफ से अगर बलून पर रख दें तो बलून फट जाता है। तो उसका रीजन पूछा गया था। तो उसका रीजन यही है कि जब हम ये बलून है और इस पर हम ये कील ऐसे रख रहे हैं तो बलून पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम इस कील को इस तरह से रख रहे हैं तो बलून फट जाएगा। उसका रीजन क्या है कि इसका एरिया इस कंडीशन में क्या हो गया, कम हो गया है। तो एरिया कम हो गया है तो P क्या हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। और जब दाब ज्यादा बढ़ जाएगा तो पिन उसके अंदर घुस चल जाएगी और बलून फट जाएगा। ऐसे ही जो कील वगैरह होती है दीवार में गाड़ने वाली, उनके भी सिरे नुकीले बनाए जाते हैं ताकि क्या कम हो सके, एरिया कम हो सके, और उससे जो P है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दाब की एक सामान्य डिफिनीशन है कि एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब यानी बल का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। बल को न्यूटन में नापते हैं और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर, इसको भी यही बोलेंगे। इसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। वैज्ञानिक थे जिन्होंने दाब के नियम दिए थे, उनके नाम के आधार पर ही हम इसको पास्कल भी बोलते हैं। दाब का मात्रक पास्कल भी बोला जाता है। वैसे दाब का मात्रक और भी होते हैं, लेकिन अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जो द्रवों में दाब होता है, द्रवों में उसका जो फार्मूला होता है वो P = H/d/g होता है। अब सपोज करिए कि आपके पास कोई द्रव भरा हुआ है, एक बकेट है, बाल्टी है,
जमीन पर रखी हुई है या कोई बर्तन है, उस पर जो द्रव भरा हुआ है उसमें आपको द्रव का प्रेशर पता करना है कि कितना प्रेशर है। सपोज वो फुल भरा हुआ है, तो फुल भरा हुआ है तो उस द्रव की ये क्या हो गई, H। अब अलग अलग टाइप के द्रव होते हैं, हो सकता है कि इसके अंदर पानी हो सकता है कि पारा हो सकता है शहद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, घनत्व, डेंसिटी। ये क्या हो गई, ऊंचाई। और ये क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी द्रवों में जो दाब होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो द्रव की ऊंचाई या गहराई क्या है, दूसरा द्रव का घनत्व कैसा है, गाढ़ा है या पतला है, और तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है उसके ऊपर। तो इस आधार पर द्रवों के अंदर दाब को ज्ञात किया जाता है। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द्रव की जितनी ज्यादा गहराई होगी, जितना ज्यादा H होगा, ये गहराई हो गई, जितनी ज्यादा गहराई होगी, हम इसको गहराई लिख लेते हैं, जितनी ज्यादा द्रव की गहराई होगी उतना ज्यादा क्या होगा, P ज्यादा होगा। तो जब जो गोताखोर होते हैं और वो समुद्र के अंदर छलांग लगाते हैं और बहुत गहरे समुद्र में जाते हैं, तो बिना वो सूट के नहीं जाते, वो एक स्पेशल सूट होता है जिसको पहनकर डाइव कर सकते हैं ज्यादा गहरे पानी में। क्यों? क्योंकि जब पानी में गहराई की तरफ उतरा जाता है तो पानी का प्रेशर बहुत बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे व्यक्ति डाइव करके पानी के अंदर घुसता है। तो एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है, उसके अंदर एयर प्रेशर आर्टिफिशियली क्रिएट करके रखना पड़ता है ताकि वाटर के प्रेशर को बैलेंस बना सके। तो उनके सूट के द्वारा वाटर के प्रेशर को बैलेंस किया जाता है। तो गहराई पर निर्भर करता है, गहराई जितनी ज्यादा होगी द्रव भी का दाब भी उतना ज्यादा होगा। डेंसिटी पर निर्भर करता है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। ये एक द्रव है और ये एक द्रव है, दो अलग अलग द्रव है। इसमें जो द्रव के अणु हैं वो ये है, और इसके अंदर जो द्रव के अणु हैं ये। डेंसिटी किसकी ज्यादा है, घनत्व इसकी ज्यादा है। सपोज आप यहां पर हैं और आप यहां पर हैं, तो प्रेशर, दबाव किसका ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सब में लग रही है, यानी कि ये कणों पर जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है वो तो सभी पे लग रही है। लेकिन यहां पर कण ही कम है, यहां पर कण ज्यादा है, तो प्रेशर कहां होगा, जहां घनत्व ज्यादा होगा वहां द्रव का दाब भी ज्यादा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल लगती है सभी एटम्स पर, समान प्रकार के एटम्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल लगती है, कांस्टेंट लगती है। तो द्रव के दाब के जो नियम है वो किस किस पर निर्भर करते हैं, ऊंचाई या गहराई पर निर्भर करते हैं, डेंसिटी पर निर्भर करते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स पर निर्भर करते हैं। अब देखिए यहां पर ये एक लाइन में ये कण है, तो इन कणों का जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्थित सभी कणों पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या लग रही होगी, इक्वल लग रही होगी, इसलिए वहां पर जो दाब होगा द्रव का वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। लेकिन यहां पर और यहां पर डिफरेंस होगा। यहां पर जो एटम है इस पर ये पूरा दाब पड़ रहा होगा, और यहां पर जो एटम है यहां पर केवल इस ऊपर का दबाव पड़ता है। तो इसलिए ज्यादा गहराई पर जो है द्रव का दाब बढ़ जाता है और कम गहराई पर द्रव का दाब घट जाता है। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नगण्य मान ले, अगर G नहीं है, सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं है तो द्रव का दाब सभी जगह क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सभी जगह बराबर हो जाएगा द्रव का दाब। इसमें जो पास्कल महोदय हैं उन्होंने यही बात बताई थी कि अगर ग्रेविटी को नगण्य मान लिया जाए, गुरुत्वाकर्षण बल को अगर नगण्य मान लिया जाए, ग्रेविटी को नगण्य मान लिया जाए, तो द्रव में सभी जगह, ये कोई कंटेनर है और इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, ये उसके पार्टिकल्स हैं,
तो अगर इसको नगण्य मान लिया जाए, जी को नेग्लिजिबल मान लिया जाए, तो द्रव में सभी जगह जो जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर ग्रेविटी को माना जाए कि ग्रेविटी है, तब भी जो एक समान स्तर है वहां पर सेम होगा। जैसे ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई वेसल है, ये कोई पानी भरा हुआ है, तो पानी के यहाँ पर जितने भी कण होंगे एक समान लेवल पर, उन सभी में जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। ये पास्कल महोदय ने बताया था। दूसरी बात पास्कल महोदय ने ये बताई थी कि अगर कोई कंटेनर है, कोई बंद कंटेनर है, और उस बंद कंटेनर में द्रव भरा हुआ है, जैसे कि कोई पैकेट है, कोई सेसे है, जैसे कि फ्रूटी का है या कोई और है, बॉटल बंद है, तो उस पर जो प्रेशर होता है, उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो सभी तलों पर इक्वल होता है। पास्कल महोदय के द्वारा ये दो लॉज दिए गए थे, ये दो नियम दिए गए थे, जिन्हें पास्कल के दाब के नियम कहते हैं। तो हमने दाब के दो फॉर्मूलाज देखे, P = F/A जो जनरली लगता है। द्रव में दाब का फॉर्मूला क्या है? HdG, यानी कि जो द्रव में दाब है वो किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर या गहराई पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है, और ग्रेविटी पर, ग्रेविटेशनल फोर्स पर निर्भर करता है। ठीक है। दाब से संबंधित जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें यह आता है कि गलनांक पर दाब का प्रभाव, इसको समझ लीजिए, इंपोर्टेंट है। गलनांक पर दाब का प्रभाव, ये कोई ठोस है, सपोज, हाँ ये कोई ठोस है, और इसको ठोस को आप गलाते हैं या द्रव में कन्वर्ट करते हैं, वही तो गलनांक होगा। आप ये जानते होंगे कि जो ठोस है, वो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जो ठोस होते हैं उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है कम होता है। यानी कि जो इसमें मैं एटम्स बनाऊं तो इसके एटम्स पास पास होते हैं, और जो द्रव होता है उसके एटम्स जरा दूर दूर होते हैं, इस तरह से। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ रहा है, और आयतन देखें तो आयतन भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और ये इसमें कब कन्वर्ट हुआ होगा? जब हमने इसको क्या दी होगी? हीट दी होगी। अब हीट देने पर इसका आयतन बढ़ता है, लेकिन अगर आप जिस समय इसको हीट दे रहे होंगे, इसका प्रेशर बढ़ा दें बाहर से, इस पर प्रेशर बढ़ा दें, तो बाहर से जो प्रेशर होगा इसको फैलने से रोकेगा, और जब इसको फैलने से रोकेगा तो ये ज्यादा तापमान पर पिघलेगा। आप समझे मेरी बात? ठोस से द्रव में जब कोई पदार्थ बदलता है तो उसके आयतन बढ़ता है, नॉर्मली आयतन बढ़ता है। लेकिन जब आपने उस पर बाहर से दबाव बढ़ा दिया है तो आप उसको फैलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो द्रव में कन्वर्ट करना है, तो आपको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी कि जो उसका हीटिंग है वो आपको ज्यादा कर देनी पड़ेगी। इसलिए दाब के बढ़ने पर, अगर दाब बढ़ता है तो उसका जो गलनांक है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा तापमान पर गलेगा वो। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे हम जब बर्फ को पानी में बदलते हैं, अब देखिए ये डायग्राम है, एक डायग्राम में यहां बनाता हूं, ये बर्फ है और इसको आपने पानी में बदला है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने छोटा बनाया था, ये बड़ा बनाया है, लेकिन यहाँ पे बड़ा बनाया है। ये बर्फ है ठोस अवस्था में, और इसको किस में बदला है? पानी। सिकुड़ जाता है। जब बर्फ पानी में बदलता है तो सिकुड़ता है। यानी कि अगर इसमें हम दाब डालें, अब यहां से इसको, बर्फ को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। बर्फ को गर्म कर रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल रहा है पानी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको, इसके ऊपर दबाव डाल दें, दाब बढ़ा दें, तो दाब बढ़ाएंगे तो इसको सिकुड़ना ही तो है, और दाब भी क्या काम कर रहा है? इसको सिकुड़ने का काम कर रहा है।
तो इस कंडीशन में कम हीट देने पर ही ये पिघल जाएगा, यानी -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पिघल सकता है, -4 पर भी पिघल सकता है। ये दाब के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना ज्यादा आप उस पर दाब डाल रहे हैं। यानी कि वे ठोस जो पिघलने पर सिकुड़ते हैं, वैसे तो आमतौर पर जो ठोस होते हैं वो पिघलने पर फैलते हैं, उनके आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन वे सब्सटेंस जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने पर सिकुड़ते हैं, उनके ऊपर अगर दाब बढ़ाया जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है, तो उनका गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हम एक प्रश्न और इसमें डिस्कस करेंगे, और वो प्रश्न है क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। ये पीछे मैंने एक वीडियो दे रखी है, उसमें अगर आप देखेंगे क्वथनांक, गलनांक, ये सब संघनन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, वो सब मैंने वहां समझा रखा है अच्छे से। तो क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, क्वथनांक क्या होता है, ये पानी है, इसको गर्म किया, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो पानी के कण वायु में जाने लगे, पानी बॉयल होने लगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में प्रेशर बढ़ा दिया जाए, एयर प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो जब एयर प्रेशर बढ़ जाएगा बाहर की तरफ से, तो इन कणों को बाहर निकलने में आसानी नहीं रहेगी, ज्यादा एनर्जी के साथ ये निकल पाएंगे। तो जब बाहर से दबाव बढ़ जाता है तो इन कणों को बाहर निकलने में दिक्कत होती है, और उस कंडीशन में जो टेम्परेचर है वो 100 से बढ़कर 104, या दाब के ऊपर डिपेंड करेगा कि जितना हम दाब बढ़ाएंगे उतना ही इसका क्वथनांक क्या होता चला जाएगा, क्वथन का अंक क्या होता चला जाएगा, ऊपर होता चला जाएगा। तो क्वथनांक बढ़ जाता है प्रेशर के बढ़ाने पर। आप इसको एक तरह से और भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं उसको गैस वाले टॉपिक में समझाऊंगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और क्वथनांक कैसे रिलेट करना है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, तो ये हमने दाब, जो द्रव के ऊपर जो दाब लगता है, उसकी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में समझा। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, जो संबंधित होगी उत्प्लावन बल या ब्यूएंसी फोर्स और आर्किमिडीज का सिद्धांत, हम उसमें उसकी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।